Good evening, all. Good evening, sir. So our previous class was on up to the historical research ex post facto. Ex post facto we have discussed. Ex post facto रिसर्च क्या है ये हमने डिस्कस किया था ना. हेलो. जॉयदीप विश्वास कौन है? हेलो जॉयदीप. ओके, हमने एक्स पोस्ट फैक्टो तक डिस्कस किया था. एक होता था, देखो इसका ही एक होता है एक्सपेरिमेंटल का. एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, मतलब जिनमें सारी चीज़ें फुलफिल होता है ना. रैंडमाइजेशन वगैरह सब कुछ फुलफिल होता है. और एक होता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल. ये क्वाजी का मतलब होता है हाफ, पूरा नहीं, आधा अधूरा. ठीक है ना. हाफ मतलब इनमें रैंडमाइज नहीं होता है चीज़ें क्वाजी में. ठीक है ना, रैंडमाइज नहीं होता. और एक्सपोस्ट फैक्टो, इनमें क्या प्रॉब्लम है? एक्सपोस्ट फैक्टो में इनमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो घट गया है, जो इंसिडेंट हो चुका है, उनको लेकर ही हम रिसर्च करेंगे इस बार, है ना. तो इसीलिए ये हो गया एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, आफ्टर द फैक्ट. ठीक है ना. ये देखो लिखा हुआ है आफ्टर द फैक्ट. इस पे क्या फैक्ट हुआ उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए बोलता है आफ्टर द फैक्ट. नाउ आज हम जानेंगे रेप्लिकेशन. व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि रेप्लिकेट करना मतलब एक अच्छा एक फेनोमेनन है रिसर्च का. ये एक अच्छा फेनोमेनन है रिसर्च का. कैसा फेनोमेनन? आप कभी भी कोई भी रिसर्च का मतलब एक पर्टिकुलर रिसर्च आप कभी भी किसी के द्वारा भी करा रहे हो, कितना बार भी कराओ, वो सेम रिजल्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन. मतलब मान लो, एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं ऐसा देना चाहता हूँ कि आप किसी एक वेट मशीन पे वेट कर रहे हो खुद का. ठीक है ना. आप वेट कर रहे हो किसी एक वेट मशीन पे खुद का, और उनमें आप जितना बार भी नाप रहे हो, वो वेट कितना आ रहा है आपका? 56 किलो. ठीक है ना. तो मतलब इसका रेप्लिकेबिलिटी अच्छा है. इसका रेप्लिकेबिलिटी अच्छा है, कितना बार भी आप नाप लो 56 ही आएगा. मान लो कि कभी 55 आ रहा है, किसी कभी 54 आ रहा है, मतलब क्या है? या तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, या हो सकता है आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, या फिर इस वेट मशीन में प्रॉब्लम है. दोनों में से कोई एक में प्रॉब्लम है, या फिर आपने तरीका गलत चुना है, या फिर हो सकता है आपने तरीका गलत गलत चुना है. ये सही वेट मशीन नहीं है. हो सकता है ये सही वेट मशीन है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है. मतलब कुछ कुछ चीज़ें होता है ना, एक एक चीज़ नापने के लिए एक एक स्पेसिफिक चीज़ें होता है. जैसे कि ट्रक वगैरह का वेट नापने के लिए वे ब्रिज होता है, वो बहुत बड़ा चीज़ों को नापने के लिए होता है. अब उस अब 1 किलो या फिर 100 ग्राम कुछ 100 ग्राम पनीर के लिए तो वो चीज़ आप नहीं यूज़ करोगे ना, वो वे ब्रिज आप नहीं यूज़ करोगे. तो ये हो सकता है कि आपका तरीका गलत है, मतलब प्रोसेस वेट नापने का. या फिर आपके बॉडी में कुछ दिक्कत है, मतलब आप हेवी कुछ पहन ले रहे हो, कभी कभी कुछ उतार के वेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है. या फिर ये वेट मशीन ही गलत है. तीनों में से कुछ हो सकता है. ठीक है ना. तो इसमें इस केस में क्या है, आपका रेप्लिकेबिलिटी अच्छा नहीं है. अगर गलत आ रहा है मतलब रेप्लिकेशन अच्छा नहीं है, रेप्लिकेबिलिटी उस चीज़ का, या तो आपका रिसर्च का या फिर टूल का कुछ भी हो. लेकिन मान लो कि हर बार ये 56 ही आ रहा है, ये 56 ही हर बार आ रहा है, मतलब रेप्लिकेबिलिटी अच्छा है रिसर्च का. समझ में आ रहा है रेप्लिकेबिलिटी मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब? जैसे सर वैलिड इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी, हाँ, वैलिड ऑनेस्टी और ऑफ द टेस्ट. वैलिड, हाँ वैलिड और रिलायबिलिटी अलग होता है. वैलिड again and again use. हाँ, रेप्लिकेबिलिटी मतलब होता है कि रेप्लिकेबल है, मतलब जितना बार भी आप करो वो सेम रिजल्ट आएगा, मतलब आसपास का घुमा फिरा के वही रिजल्ट आएगा. इसको बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी. ठीक है ना. आप जो बोल रहे हो वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है. वैलिडिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलायबिलिटी अलग टेस्ट. चीज़ है. हाँ बोलो. कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट.
हाँ उसको जैसे बोलते हैं रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी उसको बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। वो आगे जानेंगे क्या होता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी, ठीक है। उसके बाद आता है रेप्लिकेशन स्टडीज। रेप्लिकेशन स्टडीज मतलब कोई स्टडी एक बार हो चुका है ना। मतलब मान लो कि वो ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग का इफेक्ट जानना है एंडोरेंस के ऊपर। ठीक है, अब एंडोरेंस के ऊपर इफेक्ट जानना है, तो बहुत सारे रिसर्चर ने क्या किया, या फिर दो तीन ही रिसर्च हो गया मान लो, कि इससे एंडोरेंस बढ़ता है, ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग देने से एंडोरेंस बढ़ता है। कितना बढ़ता है, मान लो 10 यूनिट अप्रोक्सीमेटली। जितना भी सैंपल्स या फिर जितना भी सब्जेक्ट्स है उनका 10 यूनिट्स अप्रोक्स, किसी का 11 किसी का 9, अप्रोक्स 10 यूनिट्स बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब आपको इनमें डाउट है कि या तो 10 यूनिट नहीं, इससे ज़्यादा है बढ़ना चाहिए, या फिर किसी का ये भी डाउट हो सकता है कि ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग देने से एंडोरेंस कम हो जाता है, ये भी डाउट हो सकता है किसी का। तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, इस चीज़ को जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टडीज। मतलब जो हो चुका है उसको प्रूव करने के लिए, मतलब जो स्टडी हो चुका है उसका आप मान सकते हो कितना ट्रू है वो चीज़, या फिर कितना कितना एक्यूरेट है वो रिजल्ट, या फिर कितना फॉल्स है वो रिजल्ट, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए रेप्लिकेशन स्टडीज होता है। ठीक है ना, मतलब सेम स्टडी सेम सेटअप सेम टाइप ऑफ सैंपल लेके सेम जगह पे करते हैं, जस्ट उसको टेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो किया था वो सही था या गलत था। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन स्टडीज। क्लियर है। सर এটা আরেকবার বলুন replication studies। सी रेप्लिकेशन स्टडीज मतलब है जो चीज़ एक बार हो चुका है, जो टाइप का रिसर्च एक बार हो चुका है उसको फिर एक बार मतलब और एक बार करने की कोशिश करते हैं। क्यों, जस्ट उसका मतलब ट्रूनेस, या फिर बोल सकते हैं उसका गुडनेस चेक करने के लिए, उस रिसर्च का गुडनेस चेक करने के लिए, मतलब वो कितना सही रिजल्ट दिया था तब, या फिर वो एक्चुअली में सही था भी या नहीं। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या है, सेम चीज रिपीट करना, इसी को बोलते हैं यस रेप्लिकेशन। यस सर। मतलब सर एक एक चीज हो गया उसे और एक बार करने के हाँ लिए और एक बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्योंकि ठीक मेरे है मन कि में, नहीं बा कुछ हाँ फॉल्ट मेरे हो मन में गया। डाउट है कि कितना सही है ठीक कितना है। गलत है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन स्टडीज। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च मतलब कॉन्सेप्ट, जो जिनमें कॉन्सेप्ट वगैरह आता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वगैरह आता है, उनको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे कि फिलोसॉफी रिलेटेड जो है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म, इक्लेक्टिज्म, जो भी है वो सबको, वो सब आता है, मतलब जो फिलोसॉफीज आता है वो कंसेप्चुअल रिसर्च के अंडर ही आता है। ठीक है ना, उनमें क्या होता है, कंसेप्ट वगैरह बिल्ड करते हैं हम, कंसेप्ट को लेके, किसी चीज़ का कंसेप्ट को लेके हम स्टडी करते हैं, उनको लेके बोलते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च। या फिर मान लो कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आइडिया, लाइक इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन आवर यूनिवर्स, मतलब भगवान का अस्तित्व है कि है भी या नहीं, ये सब टाइप का। ये सब में क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह आइडियाज वगैरह चाहिए ना, इसके लिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, जिसका कोई ठोस सबूत आप दे नहीं सकते कि हाँ मैंने देखा है वहाँ पर भगवान है, ऐसा टाइप का कुछ सबूत तो नहीं मिलेगा ना, कि कैमरा पे आप लेके आ गए हो, वीडियो करके लेके आए हो। तो ये सब चीज़ों को कंसेप्चुअल रिसर्च के अंडर लाया जाता है। ठीक है, फिर आता है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल मतलब जो आप करके जान सकते हो, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस के थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होता है ना, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिनमें आप ट्रीटमेंट देते हो, फिर ऑब्जर्व करते हो, फिर उनका डिफरेंस देखते हो प्री और पोस्ट के बीच में, उसको बोलते हैं, उस टाइप के रिसर्च को बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, एम्पेरिकल मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड, तो आपने एक्सपीरियंस किया ना यहाँ पर, प्री डेटा आपने लिया, उस पर आपका एक एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ इतना एंडोरेंस का लेवल ये हो गया, फिर कुछ ट्रीटमेंट दिया, मतलब ट्रेनिंग दिया उनको, फिर आपने एक्सपीरियंस किया कि पोस्ट डेटा ऐसे हो सकता है। तो ये सब होता है एक्सपीरियंस बेस्ड, इसीलिए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को एम्पेरिकल रिसर्च भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। यस सर। नाउ आता है हाँ कोरिलेशन। थोड़ा रिस्पॉन्स देना, ठीक है, क्योंकि रिसर्च बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो मैं अगर बोलते जाऊँ, आप मुझे पता ही ना चले कि आपको समझ में आ रहा है भी नहीं, तो दिक्कत की बात है ना, थोड़ा रिस्पॉन्स देना। एम्पेरिकल रिसर्च इज इफेक्टिव बेस ना। इफेक्टिव नहीं, एम्पेरिकल रिसर्च बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपीरियंस रिसर्च। सॉरी एक्सपीरियंस बेस एक्सपीरियंस बेस। हाँ एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च। ठीक है ना,
एम्पेरिकल का मतलब ही एक्सपीरियंस, जिसमें एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, उसी को बोलते अच्छा हैं एम्पिरिसिज्म। फिर आता है कोरिलेशनल स्टडीज। कोरिलेशन मतलब क्या होता है? सिंपली कोरिलेशन मतलब मान लो एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इसको बोलते हैं कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, डाइट के साथ हमारा परफॉर्मेंस, या फिर मान लो कोई एक पर्टिकुलर डाइट, प्रोटीन डाइट के साथ हमारा वेट लिफ्टिंग का परफॉर्मेंस, इसमें क्या कोरिलेशन है? प्रोटीन, ये तो एक हो सकता है, इसको मान लो, एक्स को मान लो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और वाई को मान लो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इन द सेंस वेट लिफ्टिंग का परफॉर्मेंस, या फिर वही जो भी है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब का परफॉर्मेंस, ठीक है ना, प्रोटीन डाइट के साथ। अब एक चीज़ आ सकता है कि प्रोटीन डाइट लेने से, प्रोटीन डाइट अगर आप बढ़ा दिए हो तो परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है, प्रोटीन डाइट आपने बढ़ा दिया, परफॉर्मेंस भी बढ़ गया, ये एक कोरिलेशन हो सकता है, मतलब ये आपने कोरिलेशन मिला आपको। और एक हो सकता है प्रोटीन डाइट घटा दिए तो परफॉर्मेंस भी घट गया, ये एक हो सकता है केस। और एक केस क्या हो सकता है, प्रोटीन डाइट आपने बढ़ा दिया, परफॉर्मेंस घट गया, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, प्रोटीन डाइट घटा दिया, परफॉर्मेंस बढ़ गया, ये भी हो सकता है। यहाँ पर तो हाइपोथेसिस आ रहा है। हाँ, हाइपोथेसिस आ रहा है इनमें, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन, इसको बोलते हैं कोरिलेशन, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है, ठीक है। इसको, इस टाइप का स्टडी को बोलते हैं कोरिलेशन। अब इसका भी, कोरिलेशन का भी बहुत सारे टाइप्स है ना, कोरिलेशन का भी बहुत सारे टाइप्स है। हाँ हाँ। हाँ हेलो। रैंक ऑर्डर, स्पेयरमैन। रैंक स्पेयरमैन वो तो मतलब सुपरफिशियल हो गया, और एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन, अगर नाम से सुना हो मल्टीपल तो। कोरिलेशन, यस सर। और मल्टीपल और एक, कोरिलेशन। हाँ, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन, और एक होता है एक को छोड़ के करता है, उसको क्या नाम है? और एक कोरिलेशन मल्टीपल में तो एक इंडिपेंडेंट के साथ बाकी सारे डिपेंडेंट का कोरिलेशन देखा जाता है। और एक का नाम, कोएफिशिएंट, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नहीं, कोएफिशिएंट अलग चीज़ होता है, पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। पार्शियल, हाँ। हाँ, पार्शियल में होता है एक को छोड़ के, मतलब एक को कंट्रोल में रख के बाकी दो या तीन के अंदर यस दिखाते हैं। यस। एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है, मल्टीपल तो बोला ना, जो भी है। तो ये सारे होता है कोरिलेशन, ठीक है, इसको स्टैट में अच्छे से पढ़ेंगे, कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और एक है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। इनमें डिफरेंस है एक, देखो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या करता है, वन पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है, और ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो किसी का, किसी एक सैंपल का, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ सैंपल का, मतलब 10 12 20 30 पीपल का, लोगों का क्या किया हमने, पर्टिकुलर एक डाइट दिया, मान लो कि ये एक पर्टिकुलर XYZ मेडिसिन दिया, ठीक है, मेडिसिन का नाम है XYZ, ठीक है। अब उसको, अब ये XYZ मेडिसिन को उस ग्रुप को या फिर उस सैंपल को क्या कर रहे हैं हम, जब उनका उम्र 10 साल है, 10 साल है तब से दे रहे हैं, कितने दिन तक, 60 साल तक दे रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह मतलब ऑब्जर्व करने के लिए। या फिर मान लो कोई एक ऐसा मार्केट में मेडिसिन आया XYZ, जिससे क्या कर सकते हैं हम, अगर छोटे बच्चों को खिलाए थ्रू आउट द देयर ओल्ड एज, तो क्या हो सकता है, उसका एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, मतलब वो बूढ़ा बहुत देर से होगा, लेट होगा, 50 साल में बूढ़ा नहीं हो जाएगा, या फिर 60 साल में बूढ़ा नहीं हो जाएगा। तो इसी को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, 10 साल का एक बच्चे मतलब एक बच्चे को 10 साल से 60 साल तक दे ही जा रहे हैं, मतलब पूरा मान लो 50 ईयर्स कंटिन्यू, 50 ईयर्स उसको दवाई दे रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। अब देखो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, 10 साल का हमने डेटा लिया, जब उसका उम्र 10 साल था दवाई लेने के जस्ट बाद ही, या फिर 20 साल में लिया, या फिर 30 साल में एक बार डेटा लिया, या फिर
40 में लिया, 40 में, तो क्या हो गया, ये जो एक एक डेटा है ना, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल सेक्शन। पूरा जो सेक्शन है इसको क्रॉस करके डिवाइड कर दिया हमने किसी पार्ट में, तो इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या है, पूरा थ्रू आउट द ईयर 10 में एक बार चेक किया, 20 में एक बार चेक किया, 30 में, 40, 50, 60 में एक बार चेक किया, फिर उन मतलब 5 जो ऑब्जर्वेशन लिया, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन लिया, उन 5 ऑब्जर्वेशन को एनालाइज किया कि किस टाइम पे कैसा इफेक्ट दे रहा है, किस टाइम पे ज़्यादा चेंजेस ला रहा है बॉडी में, ये सब। ये जो लंबा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। और इसी का अगर कोई एक पार्ट लेकर मैंने स्टडी करा, मान लो कि 20 इस दवाई को 20 साल देने के बाद क्या इफेक्ट है, या फिर 20 जब उनका उम्र 20 साल हो जाए तो क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? और एक बार क्लियर। बोल दो। हाँ अभी ऐसा। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो मान लो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पे राज करने आया था, तकरीबन 200 साल राज किया था, तकरीबन 200 साल राज किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हाँ। कंपनी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल टू द इंडिया एंड देयर, क्या बोल सकते हैं, लीव बोल सकते हो उनको, उनको लीव मतलब बोल सकते हैं, उनको भागना बोल सकते हैं। इनका जो पूरा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड इनका, इनको अगर मैं रिसर्च करूँ, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। ठीक है, इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। और मान लो कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर उसके बाद कुछ कुछ इवेंट्स हुआ ना। पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, सिर्फ उन्होंने व्यापार के लिए आया था, बिजनेस पर्पस के लिए आया था। फिर क्या किया, राजाओं को ब्राइब देने शुरू किया था, मतलब घूस वगैरह देने की कोशिश किया था। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा एक्सेस लिया बिजनेस का। फिर क्या हुआ, लोकल लोग समझ में आया, फिर सिपाही म्यूटिनी हुआ, सिपाही विद्रोह जिसे बोलते हैं। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा इवेंट्स में अगर बांट ले, ऐसा ऐसा करके, फिर आया बंगाल को बांट दिया, उधर कुछ हिंदू मुस्लिम राइट्स लगा दिया। फिर मान लो कि कोई कुछ और हो गया, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर्स आया, फिर लास्ट में जवाहरलाल नेहरू को किया था सेनेगल से। तो ये सारे इवेंट्स को अगर मैं बांट दूँ सिक्वेंशियली, और इनमें से किसी एक पर्टिकुलरली इवेंट या फिर टाइम फ्रेम को लेके मैं काम करूँ, तो उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। और ये पूरा टाइम फ्रेम या फिर पूरा जो इवेंट है, पूरा एकदम टोटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जो इंटरफेरेंस है, पूरा जो मैं इसको अगर स्टडी करूँ, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्लियर है आप? ये सर। मतलब स्टडी ओनली वन पार्ट, मतलब एक पार्ट लेकर जो स्टडी करते हैं वो क्रॉस हाँ, सेक्शनल है, और होल पार्ट पूरा को अगर करूँगा लॉन्गिट्यूडिनल। तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, सिंपली। ठीक ओके। है। हाँ ठीक। नाउ सिंपोजियम। सिंपोजियम देखते हैं क्या है। सिंपोजियम क्या है, एक फॉर्मल गैदरिंग है। सिंपोजियम एक फॉर्मल गैदरिंग है एकेडमिक सेटिंग पे। ठीक है ना। यहाँ पर एक्सपर्ट्स अपने अपने ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स देते हैं। ठीक है। इनमें कुछ टॉपिक वगैरह भी होता है डिस्कशन के लिए, मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बोला जाता है। हर कोई बोल नहीं सकता इनमें। सिंपोजियम में हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई अटेंड कर सकता है, लेकिन हर कोई बोल नहीं सकता। जैसे कि देखना, पहले सेमिनार। पहले होता था सत्यमेव जयते, आमिर खान। तो वहाँ पर क्या होता था, एक एक्सपर्ट लाया जाता था। वो एक्सपर्ट ही बोलता था जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, या फिर चिल्ड्रन का आईक्यू के ऊपर, है ना। तो ऐसे ही मान लो कि 10-12 एक्सपर्ट लाया गया, और वो आपस में ओपिनियन शेयर कर रहे हैं किसी एक बारे में। और उनमें बहुत सारा स्पेक्टेटर्स भी है, देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो ओपिनियन दे नहीं सकता, स्पेक्टेटर्स ओपिनियन दे नहीं सकता। ठीक है ना। ऐसे ही को बोलते हैं सिंपोजियम। ऐसी चीज़ को, ऐसे गैदरिंग को बोलते हैं सिंपोजियम, लाइक दिस। देखो, ये आपस में अपना ओपिनियन वगैरह शेयर कर रहे हैं, बाकी सारे सुन रहे हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपोजियम। ना कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का नाम आपने सुना ही होगा, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार। सारे अपना अपना डिपार्टमेंट्स कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं ना। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ साइंस, योगा, ये सब में होता है ना कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक फॉर्मल मीटिंग होता है। देखो, कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल मीटिंग होता है। ठीक है। जो भी वो एक्सचेंज, कोई एक टॉपिक पे व्यूज़ वगैरह एक्सचेंज करते हैं। ठीक है।
समझ में आया? अब कॉन्फ्रेंस में क्या है, कॉन्फ्रेंस में सारे अपने ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है ना। इनमें भी वो डेलीगेट्स वगैरह सब कुछ रहता है, स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट वगैरह या फिर एक्सपर्ट सब कुछ रहता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में अपना ओपिनियन वगैरह दे सकते हो। इसीलिए बोलते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंस देखना, नेता वगैरह करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, या फिर बड़े प्रोफेसर, या फिर देखना कभी मेडल वगैरह लेके आ जाए तो हमारा पीएम भी करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करता है ना स्पोर्ट्समैन के साथ। तो हो गया कॉन्फ्रेंस, उनमें क्या है अपना अपना ओपिनियन सब कुछ शेयर कर सकते हैं, बातचीत, एक फॉर्मल बातचीत, कोई एक टॉपिक के बारे में फॉर्मल बातचीत, ये हो गया कॉन्फ्रेंस, ठीक है। हाँ ठीक। सिंपोजियम बता दो सर एक बार। कॉन्फ्रेंस वाला, सिंपोजियम सिंपोजियम। ओके सिंपोजियम। सिंपोजियम में क्या होता है, सिंपोजियम में देखो, इमेज देख के समझो, सिंपोजियम में कुछ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, मतलब कुछ पीपल रहता है, एक्सपर्ट का एक टीम रहता है, वो आपस में किसी एक पर्टिकुलर व्यू में, मतलब मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है कि मतलब योगा क्या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का ग्रुप में आ सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में क्या होता है बहुत ज़्यादा टैसल वगैरह रहता है, और क्या होता है कि मतलब एक कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है। लेकिन योगा क्या है, एक शांत कूल काम एनवायरनमेंट चाहिए, उनके लिए मेंटलिटी भी वैसा ही चाहिए, तो इनको क्या सही रहेगा डालना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिस्ट पे। तो इसके बारे में एक्सपर्ट का टीम है जो कि फिजिकल एजुकेशन को समझता है, स्पोर्ट्स को समझता है, योगा को समझता है, उनका एक टीम बनाया गया या फिर टीम को बुलाया गया, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और वो डिस्कशन से जो फ्रूटफुल्स मतलब वर्डिंग्स आ रहा है ना, वो सुन रहे हैं सारे, सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो देखो सुन रहे हैं। तो इसी को बोल रहे हैं सिंपोजियम। ये अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता, ये अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता, ये सारे लोग अलाउड है इनका, जैसे कि ग्रुप में एडमिन होता है, एडमिन का एक ऑप्शन होता है ना, ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज, बाकी सारे देख सकते हैं, वैसा टाइप का ये एक फॉर्मल सेटिंग होता है। नाउ कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस, इसमें क्या है व्यूज दे सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, जो पार्टिसिपेंट होता है इनमें भी वो जूरी वगैरह सब कुछ होता है, डेलीगेट्स देखो डेलीगेट्स वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन व्यू दे सकते हैं अपना, अपना व्यू दे सकते हैं। ओपिनियन दे सकते लेकिन सेमिनार, सेमिनार देखो क्या है, सेमिनार है ये भी एकेडमिक इंस्ट्रक्शन मतलब एकेडमिक वगैरह है, लेकिन इनमें क्या होता है पेपर वगैरह प्रेजेंट कर सकते हो आप, मतलब अपना जो काम किए हो आप, रिसर्च वगैरह कुछ भी किए हो, मटेरियल्स कुछ प्रूफ किए हो, कुछ अलग किए हो, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो कमिटी या फिर स्पेक्टेटर के सामने, इसको बोलते हैं सेमिनार, ठीक है। इसीलिए सेमिनार कॉन्फ्रेंस देखना अलग अलग वर्ड है, कभी भी कोई कुछ भी यूज़ नहीं हो जाता, जो पेपर वगैरह प्रेजेंट होता है उनको सेमिनार बोला जाता है देखना, जिसमें, है ना। हाँ कभी हैं। कभी यस कहीं सर। सेमिनार वगैरह अरेंज करता है, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार, तो वो सेमिनार में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में ऐसा पेपर प्रेजेंट का मतलब स्कोप रहता नहीं है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में। नाउ नेक्स्ट आते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब ऐसा एक शॉप जहाँ पर आप वर्क करोगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस, इस वर्ड को याद रख लेना, इससे एमसीक्यू में आता है हैंड ऑन प्रैक्टिस। मतलब आपका अगर टेबल टेनिस का वर्कशॉप है तो टेबल टेनिस आपको सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सब बातें बोल दे के वो कोच या फिर इंस्ट्रक्टर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर मान लो कि वर्कशॉप है ऑन पर्टिकुलर लॉज ऑफ फुटबॉल या फिर 17 लॉज प्रैक्टिकल। ऑफ फुटबॉल, तो वहाँ पर क्या है प्रैक्टिकल सिचुएशन को क्रिएट करके उनमें वायोलेशंस वगैरह ला के सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, बोलने का मतलब ये है, आप प्रैक्टिकली करके सीखोगे, देख के सीखोगे प्रैक्टिकली, इसी को बोलते हैं वर्कशॉप। ये सेमिनार की तरह नहीं है, सेमिनार में सिर्फ बातें होता है। तो वर्कशॉप में तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। क्या आवाज़ नहीं आ रहा है ठीक से, प्रैक्टिकल थ्योरी वो दोनों भी है। समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात, आप चैट कर सकते हो। बोल रहे हैं कि सर वर्कशॉप मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रहेगा। हाँ, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों रहेगा, मतलब आपको करना है, करना है आपको, ठीक है ना। और बीच में थ्योरी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेन बात है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ है ये, प्रैग्मेटिज्म जैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ है, तो इसको बोलेंगे वर्कशॉप। लेकिन सेमिनार में क्या होता है या फिर कॉन्फ्रेंस में उस पर लेक्चरेट टाइप का होता है वो,
वो लेक्चर टाइप का होता है, मतलब किसी आप काम किए हो या फिर किसी चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ है, उनके बारे में आप बोलो, बातें बोलो, बातें बोल के आप मतलब वो नॉलेज आप शेयर करना है, लेकिन बातों के थ्रू, बातों या फिर पीपीटी वगैरह के थ्रू, लेकिन वर्कशॉप में करते हैं। देखो एक फ़ोटो ऐड किया गया ना, देखो मान लो ये एक्सपर्ट है और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये करके देख रहे हैं वेल्डिंग वगैरह जो भी है, ये पर्टिकुलर किसी चीज़ इंजीनियरिंग फील्ड का करके देख रहे हैं, तो ये हो गया वर्कशॉप। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये। Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, ma'am. yes. कांग्रेस, कांग्रेस देखो क्या है, कांग्रेस एक गैदरिंग है फॉर्मल, आईएनसी मत समझ लेना इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब है फॉर्मल गैदरिंग, जिसमें क्या होता है, कोई एक टॉपिक या फिर डिसिप्लिन या फिर कोई अचीवमेंट वगैरह हो तो उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, एक फॉर्मल गैदरिंग, बस उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, तो उसी को बोलेंगे कांग्रेस। जिसका मतलब जिसका एक मोटो हो, जिसका एक गोल हो, जिसका एक आउटकम आ सकता है, उसको बोलेंगे कांग्रेस। मतलब कुछ किसी भी एक रैंडम टॉपिक में नहीं होता ये। जैसे कि देखना साइंस कांग्रेस होता है ना, हमारा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही उसको करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। साइंस कांग्रेस हर साल होता है, देखना हर यूनिवर्सिटी से जाते हैं बच्चे, तो उसका क्या सर रहता है। कांग्रेस में स्पीकर कोई रहता है ना, हाँ जो स्पीकर कोई रहता भी है, हो सकता है। स्पीकर रहता है, उनमें भी स्पीकर रहता है, लेकिन ये एक गैदरिंग है, मान सकते हो एक गैदरिंग है। जैसे कि गेट टुगेदर होता है ना, रियूनियन टाइप, गेट टुगेदर रियूनियन। यस सर, हाँ। रियूनियन में क्या होता है, सारे मिलके एक मतलब आपस में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है एक टाइप के लोगों के साथ। तो वैसे ही एक ऐसे ये गेट टुगेदर है एक, मतलब मान लो कि सारे एक जगह मिल के किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग हैं सारे, तो वो अपना मतलब खुद को अपडेट रखने के लिए या फिर क्या चल रहा है दुनियादारी में उसके फील्ड में, ये जानने के लिए एक जगह जमा होके कोई एक स्पीकर रहता है, वो बोलता है, ऐसा टाइप का मतलब सिनेरियो है कांग्रेस पे। मतलब डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, डिस्कशन बोल सकते हैं इसको। अ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो। हाँ टॉपिक रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसका मोटो वगैरह सब कुछ रहेगा, मतलब वो क्यों कर रहे हैं, वो कांग्रेस करने की मतलब कुछ वजह होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी रैंडम टॉपिक ऐसे जिसका कोई मतलब सर इसका इम्पोर्टेंस नहीं है ऑब्जेक्टिव या क्या फिर है? कुछ। हाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है कि कुछ अगर नया चीज़ अगर मान लो आया, कुछ नया चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ, या फिर कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुआ, तो उसके बारे में सबको अवेयर करना, ये बोल सकते हो। या फिर जिसको पता नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है, वो जाके अटेंड कर सकता है, ऐसा टाइप का है ये कांग्रेस। ठीक है ना, मतलब कांग्रेस जनरली इसी बारे में होता है कि कुछ बर्निंग टॉपिक, कुछ सेंसेशनलाइजेशन टॉपिक, जिसके ऊपर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हो चुका है, मुद्दा पुराना हो चुका है या फिर सो गया है वो चीज़, तो उनको फिर से जगाओ, वैसा नहीं है। मतलब ऐसा कुछ जो जिससे मतलब हमारा नेक्स्ट जनरेशन को भी पता चले, या फिर यंगर जनरेशन जो अपकमिंग आ रहा है, एक्सपर्ट बनने जा रहा है इस फील्ड पे, उसको पता चले कि ये चीज़ भी होता है, ये चीज़ अभी हाईलाइटेड टॉपिक है, तो उसके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, उसको बोलेंगे कांग्रेस, मतलब एक गैदरिंग, एक सिमिलर टाइप ऑफ पीपल को लेके गैदरिंग है ये। ठीक है, क्लियर है। हेलो। यस सर, यस सर। क्लियर है चलो। नाउ आते हैं सैम्पलिंग पे, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, हाइपोथेटिको, डिडक्टिव, इंडक्टिव। सैम्पलिंग पे, सैम्पलिंग मतलब सैंपल क्या होता है। सबसेट सैंपल ऑफ मतलब पॉपुलेशन। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये मान लो एक पॉपुलेशन है, ये मान लो एक पॉपुलेशन है, इसका सबसेट कुछ ले लिया, इनसे कुछ पीपल को चूज कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम सैंपल। मान लो कि आपको रिसर्च करना है हॉकी प्लेयर्स के ऊपर, कहाँ के, इंडिया के हॉकी प्लेयर्स। अब इंडिया पे कितना हज़ारों लाखों हॉकी प्लेयर्स है ना, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का, तो उनमें हज़ारों लाखों हॉकी प्लेयर्स है। अब 1 लाख हॉकी प्लेयर्स को, 1 लाख 2 लाख हॉकी प्लेयर्स को लेके तो आप काम नहीं कर सकते हो। अब उनके ऊपर भी और भी रेस्ट्रिक्शन है। मान लो कि किसी ने नेशनल खेला है, किसी ने स्टेट खेला, किसी ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, किसी ने इंटरनेशनल खेला, उनके ऊपर भी और रेस्ट्रिक्शन है कि क्या, कि वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है।
या फिर किसी ने जेंडर चेंज करा लिया, ये भी हो सकता है, मेल से फीमेल बन गया, फीमेल से मेल बन गया, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और मान लो कोई हिली एरिया में रहता है, कोई रहता है सीसोर पे, मतलब चेन्नई वगैरह, केरल वगैरह में रहता है। तो कितना सारा मतलब चीज़ आ गया देखो। तो मेन क्या आ गया, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है क्या, हॉकी, हॉकी प्लेयर्स, मेल हॉकी प्लेयर्स मान लो, मेल हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का, ठीक है ना। तो उनसे आपने क्या किया, 1 लाख सैंपल को लेके काम करना इज नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है कभी भी। एक तो फिजिबल नहीं है, मतलब पैसा बहुत लगेगा, और आप ढूंढोगे भी कैसे उनको, पर्सनली जाके आप डेटा लोगे, कुछ भी हो, क्वेश्चनर हो चाहे कुछ भी हो, अब वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है, एक सैंपल ड्रॉ किया जाता है। मान लो कि अगर 1 लाख लोग हैं, उनसे 1000 लोग को ले लो, या फिर 100 लोग को ले लो, उनको लेके काम करो। क्यों किया जाता है, वो देखो टाइम भी रिड्यूस करता है ये, है ना। ये सैंपल तो उन्हीं से आया है, मतलब पॉपुलेशन से ही तो एक एक करके चूज करके, मान लो यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, ऐसा करके, है ना। बीच बीच से एक एक को ले लिया, तो क्या हो गया, ये तो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उन पॉपुलेशन में ही तो, में से ही तो कोई है ना सैंपल में। इसीलिए वो अब नंबर रिड्यूस करके कुछ कुछ आदमी को लेके हम रिसर्च करते हैं, इसी को बोलते हैं सैंपल। पॉपुलेशन एक मतलब ह्यूज स्टार में, भास्ट स्टार में, उसको अगर कट डाउन करे तो उसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है ना। यस सर। सैंपल मतलब हम जिसको लेके रिसर्च करते हैं, वही हमारा सैंपल है, ठीक है। अब पॉपुलेशन का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको बोलते हैं हम पैरामीटर, और सैंपल का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक इज स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ, बोल सकते हैं एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। क्लियर है, स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस। और एक बार बोलो सर, हाँ ब्रांच ऑफ। स्टैटिस्टिक मतलब जैसे कि हमारा होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ये सब होता है मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है, वैसे ही एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, सॉरी स्टैटिस्टिक, एक एस नहीं है, सी है ओनली, ठीक है। स्टैटिस्टिक ये मैथ का ही पार्ट है, ये मैथ का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स, एस, एस मतलब सैंपल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होता है उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरामीटर, याद रखना, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पे आ जाता है। पी से पैरामीटर, पी से पॉपुलेशन, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स, सिंपल है। गोबलेट होने का कुछ मतलब चांस ही नहीं है, एस से एस, पी से पी, ठीक है। क्लियर है। हाँ क्लियर। यस सर। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये जो हमने चूज कर लिया इससे पॉपुलेशन से, कि जब हमने पॉपुलेशन से ऐसे ही सैंपल ड्रॉ कर लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हमने चूज किया पाइप को। तो कैसे चूज किया, इनका जो प्रोसेस होता है ना, इन प्रोसेस का कुछ टाइप्स होता है, मतलब कैसे चूज करूँ पॉपुलेशन से सैंपल, कैसे ड्रॉ करूँ, इनका कुछ टाइप्स होता है, ठीक है ना। तो इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है देखो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, Not really. ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंडर भी कुछ टाइप्स है, नॉन प्रोबेबिलिटी के भी कुछ टाइप्स है, ठीक है। बेसिकली जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसा है जिसमें ट्रू रिप्रेजेंट करता है सैंपल को, और हर एक को इक्वली चांस मिलता है। प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी पता है आपको, इक्वल चांस। यस सर। मास्टर्स में अगर किए हो प्रोबेबिलिटी तो पता होगा। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि यस। एक सिक्का में क्या होता है, हेड और टेल होता है। तो अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। जब टॉस होता है वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि हेड और टेल दोनों का इक्वल चांस है गिरने का, मतलब आने का इक्वल चांस है, ठीक है ना। मतलब वो कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही डाइस, लूडो का जो डाइस होता है ना, लूडो छक्का जिसको बोलते हैं, वो वन Yes. सिक्स, सिक्स उसका प्लेन होता है,
सिक्स प्लेन होता है उसका। सिक्स प्लेन में सिक्स पॉइंट्स होता है, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, ऐसा रहता है ना, किसी में चार, ऐसा करके रहता है, सिक्स तक रहता है। अब आप रोल डाइस करो, मतलब डाइस को रोल करो, तो एक से छः तक कुछ भी आ सकता है उनमें। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, एक से छः तक सबका आने का प्रोबेबिलिटी सेम है ना, यही तो बोल सकते हैं हम। Yes. हाँ समझ में आया प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ तो सर प्रोबेबिलिटी मतलब है दोनों का इक्वल चांस रहेगा। हाँ, मतलब जी। जितना भी इवेंट है उसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में उसको इवेंट बोलते हैं। मतलब हेड एक इवेंट हो गया, टेल एक इवेंट हो गया, या फिर आ, मान लो कि एक बॉल में, एक बैग में तीन बॉल है, एक है रेड, एक है एक है ब्लू, एक है ग्रीन, ठीक है ना। अब आपने रैंडमली हाथ घुसाया बैग के अंदर, आपको बस पता है तीन बॉल है, आपको दिख नहीं रहा है कौन कौन सा कलर क्या है। अब आपने कुछ भी उठा सकते हो एक, अगर आपको बोला जाए कि इन तीन में से कोई एक बॉल उठाओ अपने मन से, तो आप आंख बंद करके कोई भी अगर उठाओगे तो तीनों का इक्वल चांस है ना कि आपके हाथ में आ जाए। आप ग्रीन भी उठा सकते हो, आप ब्लू भी उठा सकते हो, आप रेड भी उठा सकते हो, है ना। तो इसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, मतलब इनका तीनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है आपके हाथ में आने का। ऐसे ही होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब हर एक पॉपुलेशन में जितना लोग हैं उनका इक्वल चांसेस है सैंपल में सिलेक्ट होने का, ठीक है। समझ में आया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? हाँ सर। बाकियों का Yes, sir. ओके। यस सर। ओके। तो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये जो है, इसका बेसिकली मतलब यही है कि अपने पॉपुलेशन से वो इक्वली डिजर्व करता है, हर एक पॉपुलेशन का जो व्यक्ति है फिर इंडिविजुअल है वो इक्वली डिजर्व करता है सैंपल में आने के लिए, हर एक का इक्वली चांस मिलता है, ठीक है। वो कैसे मिलता है, उसका कुछ टाइप्स है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी हम चुन लेते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में हम चुन लेते हैं, मतलब इनका इक्वल जितना भी टाइप्स, मतलब ये 15 लोग हैं, 15 लोगों का इक्वल चांस नहीं है यहाँ पर आने के लिए, बाईस मतलब में यहाँ पे एज ए सैंपल सिलेक्ट होने के Yes. लिए इक्वल चांस नहीं है उनके पास नॉन प्रोबेबिलिटी में, लेकिन प्रोबेबिलिटी में वो इक्वल चांसेस है। कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। एक तो होता है रैंडम सैम्पल, रैंडम सैम्पलिंग, मतलब मान लो कि 100 लोग हैं, 100 फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनमें से आपको 10 लोग चाहिए, उनमें से आपको 10 लोग चाहिए। अब 100 में से 10 रैंडमली आप पिक कर लो, किसी भी एक को एक करके 10 को पिक कर लो रैंडमली, कोई बायसनेस नहीं है इनमें, ठीक है ना। रैंडमली आप किसी को भी बुला लो 10 को, तो ये हो गया रैंडम सैम्पलिंग। समझ में आया, समझ में Yes, आया, हाँ sir. तो इसको हाँ बोलते हैं यार। रैंडम सैम्पलिंग। अब इसी को मान लो, मैं अगर ये बोल लूँ कि 100 फुटबॉल प्लेयर्स है या फिर 100 फुटबॉलर्स है, उनमें से मुझे 10 चाहिए, तो ये 10 मैं अगर ऐसे चुनूँ कि हर एवरी टेंथ प्लेयर मेरे पास आ जाओ, तो ऐसे करके उसमें भी 10 आ जाएगा ना, ऐसा करके 10 आ जाएगा, 10 प्लेयर्स आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। या फिर मान लो मैंने बोल दिया कि एवरी 5th पर्सन या फिर एवरी 6th पर्सन आ जाओ मेरे पास, तो उनमें भी 10 आ जाएगा, जो होगा 60 में से, अगर मान लो मुझे 10 चाहिए तो एवरी 6th बोल दिया मैंने, तो क्या हो गया, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया। मतलब मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ लेकिन उनमें एक सिस्टम है, इनमें क्या था, एकदम ही रैंडम था, रैंडम सैम्पलिंग में एकदम ही रैंडम था, मतलब रैंडमली चूज किया मैंने। जैसे कि आंख बंद करके अगर मैंने कोई एक ताश के पत्ता उठा लूँ, कार्ड उठा लूँ, तो क्या हो गया, एकदम ही रैंडम हो गया। और अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे कि ताश के कुछ भी पत्ते उठाओ लेकिन दो छोड़ के एक उठाओ, मतलब एक दो छोड़ दिया फिर थर्ड थर्ड वाला उठाया, फिर फोर्थ फिफ्थ छोड़ दिया फिर सिक्स्थ वाला उठाया, फिर सेवेंथ एट्थ छोड़ दिया फिर नाइन्थ वाला उठा दिया, तो क्या है, ये इसमें भी रैंडम ही है लेकिन एक सिस्टम है, एक सिस्टम फॉलो करके हो रहा है ये चीज़, तो इसको बोलेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसके लिए इमेज देखना पड़ेगा, ये इमेज देखो,
ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। इसको ग्रुप में बांटा गया है, 4 ग्रुप में। कैसे बांटा गया? कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है ना। मान लो कि ये कोई एक इंस्टीट्यूट है, मैंने अपना इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ LNIP, ठीक है। एल एन आई पी का ऑल द टीम गेम प्लेयर्स, टीम गेम जितना होता है, टीम गेम और इंडिविजुअल गेम होता है ना, इंडिविजुअल मतलब ट्रैक एंड फील्ड वगैरह, है ना। तो टीम गेम में क्या कहता है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी, कबड्डी, ऐसा आता है ना। तो मान लो मैंने 4 टीम गेम चूज़ किया अपने स्टडी में, अपने रिसर्च पे 4 टीम गेम चूज़ किया। वन इज़ फुटबॉल, नेक्स्ट इज़ वॉलीबॉल, थर्ड वन इज़ बास्केटबॉल, फोर्थ वन इज़ कुछ भी, और कुछ बताओ एक, कोई भी, क्या है? हॉकी है, हॉकी, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, हॉकी। तो क्या है, मेरा जो रिसर्च है उनमें ये टीम गेम्स चाहिए, और मैंने डिलिमिटेशन में डाल दिया कि मैंने फुटबॉलर्स को लेना है, वॉलीबॉलर्स को लेना है, बास्केटबॉलर को लेना है, और हॉकी प्लेयर्स को लेना है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फुटबॉलर्स का एक ग्रुप बनाओ, वॉलीबॉलर्स का एक ग्रुप बनाओ, बास्केटबॉलर का बनाओ, हॉकी का बनाओ, ठीक है। अब इनसे भी एक एक करके ले लो। एक फुटबॉलर का लोग ले लो, एक ले लो वॉलीबॉलर से, एक ले लो बास्केटबॉल से, एक ले लो हॉकी से, ठीक है ना। ये जो हुआ ना, इसको अगर मैं एज ए सैंपल कंसीडर करूँ तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लियर है? ये ना जो सर, बुझते पारলাম ना। ये एक एक करके लिया मैंने, इसको ही मान लो कि 10-10 करके लूँ। अगर अगर मैं 10-10 करके 10 फुटबॉलर्स ले लूँ, 10 वॉलीबॉलर्स ले लूँ, 10 बास्केटबॉल ले लूँ, 10 हॉकी वाले ले लूँ, तो क्या हो गया? मेरा 40 टोटल सैंपल हो गया, सैंपल साइज। और इनके ऊपर मैं रिसर्च करूँ, इस टाइप का सैम्पलिंग को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। मतलब सर मिक्स्ड। हाँ, मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, देखो, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज internally homogeneous. They are internally homogeneous. Why? Because they all are footballers, they are all volleyballers, they all are hockey players, but they are externally heterogeneous. Like in this group there are footballers, volleyballers, basketballers, as well as hockey players. Clear? यस Understood? सर, यस सर। सर कब कब यूज करते हैं हम ये वाला सैम्पलिंग को? हाँ, कौन सा? ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कब कब यूज करेंगे हम? एनालिसिस ऑफ, ऐसा टॉपिक मान लो कि एनालिसिस ऑफ टीम गेम, एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑन टीम गेम प्लेयर्स। आप तब फुटबॉलर्स पे नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलरली वॉलीबॉलर्स पे नहीं कर रहे हो, आप कुछ टीम गेम का प्लेयर लेना है जब मान, या फिर कभी भी इंडिविजुअल प्लेयर को लेना है, इंडिविजुअल गेम का प्लेयर को लेना है, तब ये करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में होता है। हाँ, कंपेटिव स्टडी हो सकता है। पर्टिकुलर एक ग्रुप में करें तो वो स्ट्रैटिफाइड नहीं होगा? नहीं, पर्टिकुलर एक ग्रुप में करने से नहीं होगा वो कैसे? फिर मिक्सअप कैसे करोगे तुम? यहाँ पर अब मिक्सअप जो हो गया ना, ये मिक्सअप कैसे अरेंज होगा फिर? ये जो मिक्सअप होगा, उधर से उधर भी होगा ना, एज अकॉर्डिंग टू योर एज। हाँ हो सकता सपोज है कुछ भी, मतलब सपोज ग्रुप। ढूंढ लो एक फुटबॉल। हाँ। हाँ, हो सकता है कि मान लो कि कोई वेटरन प्लेयर का एक एज हो, ग्रुप हो गया, कोई एक हो गया कि जो नोविस एकदम न्यू कमर है, कोई हो गया थोड़ा एडल्ट प्लेयर, या फिर एक्सपीरियंस प्लेयर, वो हो सकता है, ऐसा करके हो सकता है। ये चीज़ होता है ट्रूली, मतलब सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को अपना। जैसे कि मान लो रुद्रो ने शायद बोला कि एज के बेसिस पे हम बांट सकते हैं। तो अगर मान लो कि मैं सिर्फ मान लो कि मैं सिर्फ करना चाहता हूँ स्विमर्स पे, ठीक है ना, स्विमर्स पे करना चाहता हूँ, तो स्विमर का मैंने अलग अलग बांट दिया। फ्री स्टाइल, एक फ्री स्टाइल करने वाला है, एक है मतलब फ्री स्टाइल का जो जिसका इवेंट है वो है, एक है मान लो बटरफ्लाई, एक है ब्रेस्ट स्ट्रोक, और एक है बैक स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक होता है स्विमिंग में बेसिकली। तब 4 को ग्रुप Yes. में बांट के उनसे अगर मैं कुछ कुछ सैंपल कलेक्ट कर लूँ इक्वल नंबर पे, तो वो स्विमिंग को ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा ना।
rather than अगर मैंने ऐसा ही एक ग्रुप बना लिया रैंडमली ऐसे ही ग्रुप बना लिया जिसमें 2 है फ्री स्टाइल करने वाला, 10 है बैक स्ट्रोक करने वाला, 3 है बटरफ्लाई करने वाला, 4 है वो ब्रेस्ट स्ट्रोक करने वाला। इनमें क्या हो रहा है, इनमें क्वालिटी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो इक्वल नहीं मिल रहा है मुझे। एक फ्री स्टाइल जो करता है उनका कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा बैक स्ट्रोक से। मतलब कुछ हद तक दोनों ही स्विमर्स है, लेकिन कुछ हद तक तो अलग होगा, कुछ हद तक मतलब समझ रहे हो मेरे बात। या फिर मान लो ऐसे कि Yes. एक गोलकीपर का फेनोमेनन और एक अटैकर का फेनोमेनन अलग होगा ना। फुटबॉल का एक गोलकीपर और एक अटैकर का फेनोमेनन अलग होगा ही। हो सकता है कि वो फुटबॉलर्स है, हो सकता है कि दोनों को ही बॉल कलेक्शन करना आता है, दोनों को ही बॉल किक करना आता है, दोनों को ही ट्राई ब्रेकर मारना आता है, कॉर्नर सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी अलग होगा। फिर भी उनका कुछ कुछ मेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा ही। तो इसीलिए क्या करता है, ट्रू रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप का सैम्पलिंग यूज करते हैं हम लोग। समझ में आया हाँ। अजयपाल, समझ में आया? नहीं सर, दोबारा समझाओ। देखो, मान लो कि एज फुटबॉलर्स के या फिर बैडमिंटन प्लेयर्स के, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, बैडमिंटन प्लेयर्स के अगर देखना चाहते हो तो आपने ले लिया एक बैट, आप मान लो कि इंडिया का एक बैडमिंटन प्लेयर का या फिर इंडिया में जितना भी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है, मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, उनके बारे में कोई एक रिसर्च करना चाहते हो आप, कोई भी। पूजा दास ये कौन है? जो भी है, तो आप रिप्रेजेंट करना मतलब जिन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, उन बैडमिंटन प्लेयर्स को लेके आप कुछ भी एक स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो। तो उनमें सैम्पलिंग चाहिए, सैंपल ड्रॉ करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो वो सैंपल आपने कैसे ड्रॉ करना है, हर एक प्लेयर को अगर लेना चाहते हो, मतलब हर एक एज ग्रुप, ज्यादा हर एक ग्रुप का मतलब हर एक एज ग्रुप का प्लेयर को आप लेना चाहते हो, तो क्या करोगे, मान लो 4 ग्रुप में बांट दिया आपने, 0 टू, 0 नहीं है बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब मान लो कि 8 to 12, 13 to 16, 17 to 23, ऐसा मान लो 24 एंड अबव, ठीक है, 24 एंड अबव, ऐसा करके आपने 4 ग्रुप बांट दिया। तो इसमें क्या होगा, आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पूरा बैडमिंटन कम्युनिटी का, मतलब बैडमिंटन प्लेयर कम्युनिटी का ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। हर एक जगह से आपको प्लेयर्स मिलेगा इक्वल नंबर पे। मान लो इससे मैंने 10 प्लेयर ले लिया, इस ग्रुप से 10 प्लेयर, इससे भी 10 ले लिया, इससे भी 10 ले लिया, और इससे भी 10 ले लिया मैंने, तो टोटल हो गया 40। अब इनके ऊपर काम करो, बेटर रिजल्ट देगा मतलब इसका रेदर देन इस रैंडम सैम्पलिंग का, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग टोटली रैंडम होता है। वो किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन आएगा, मतलब किसको मौका मिलेगा रिसर्च का पार्ट बनने में। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये एटलीस्ट अगर आपका सारा प्रोसेस वगैरह सब कुछ सही है तो आपका जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा रिजल्ट आएगा इनमें, क्योंकि आपका सैम्पलिंग में कुछ गड़बड़ नहीं है। क्लियर है? अगर रैंडम सैम्पलिंग में बायसनेस किया तो कैसे? रैंडम सैम्पलिंग में बायसनेस आता नहीं है। तो नॉन वो अगर प्रोबेबिलिटी होता है। बायसनेस वो अगर बायसनेस आता है तो वो आपका फॉल्ट है। वो रिसर्च का कोई मेथोडोलॉजी या रिसर्च मेथड का कोई फॉल्ट नहीं है, वो आपका मतलब रिसर्चर का फॉल्ट है वो। आप बायसनेस करना चाहते हो इसीलिए बायस आया। ये कैसा है, इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग को, और एक नाम है फिश बोल टेक्निक, या फिर फिश बोल सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको। फिश बोल, देखना वेन्यूज, बहुत सारा गेम का वेन्यूज वगैरह चूज किया जाता है ऐसा करके। या फिर वर्ल्ड कप का देखे हो, वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखे हो, 8 ग्रुप रहता है, ABCDEFGH ऐसा करके 8 ग्रुप रहता है। यस सर। हर ग्रुप में 4 4 टीम रहता है। अभी तक भी मतलब अभी तक 32 टीम्स पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में। तो उनमें यस क्या सर। होता है, ग्रुप ए का मान लो चल रहा है, ग्रुप ए में कौन कौन रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ग्रुप बी में कौन कौन रहेगा, ग्रुप सी में कौन कौन रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। एक बोल रहता है, देखना, एक एक कांच का एक बोल रहता है ऐसा, उनमें सारे टीम्स का पर्ची होता है, चिट्स होता है सारे टीम्स का, किसी में ब्राजील लिखा रहता है, किसी में अर्जेंटीना, किसी में स्पेन, किसी में नीदरलैंड, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना।
तो जो फीफा का जो देखना मैनेजर है, वो कॉन्स्टेंटाइन, सॉरी, गियानी गियानी अभी गियानी है। तो वो क्या करता है, वो आके चिट्स उठाता है, वो आके चिट्स उठाता है। उसको पता नहीं है कि किस चिट में क्या है, कितना चिट्स है, कुछ भी पता नहीं उसको, ठीक है ना। वो जस्ट सिंपली चिट्स उठाता है। तो उनमें मान लो कि ब्राज़ील आया, तो पहले टीम को डाल दिया ग्रुप ए में ब्राज़ील। फिर आया मान लो कि नेदरलैंड, तो डाल दिया नेदरलैंड। फिर आ गया मान लो कि कोई एक टीम पपुआ न्यू गिनी, सपोज पपुआ न्यू गिनी डाल दिया। ऐसा करके चार हो गया। अब इसके भी चार हो गया, ऐसा करके उसके बाद भी ऐसा करके चार हो गया, ऐसा करके होता है। तो ये क्या हो गया, रैंडमली पिक किया जा रहा है। अब इसमें देखना एक ड्रॉबैक बोल सकते हो, कोई टीम बहुत इजी हो जाता है, मतलब कोई ग्रुप है ना बहुत इजी हो जाता है, और कोई ग्रुप इतना हार्ड हो जाता है कि चारों टीम इक्वल है, मतलब चारों टीम डिजर्विंग है फाइनल या फिर सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो उसको ग्रुप ऑफ डेथ बोल दिया जाता है ना। अब जो फुटबॉल देखते हो फॉलो करते हो उनको पता होगा, फुटबॉल हॉकी ये सब सर टीम ग्रुप ऑफ डिजर्विंग डेथ होता है। मतलब? अब ये तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब जिनमें मान लो कि आप फुटबॉल देखते हो, हाँ सर। चार अच्छी यस, टीम का नाम बताओ, कंट्री वाइज चार अच्छी टीम का नाम बताओ। ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पोर्टुगल। इटली, फ्रांस, अर्जेंटीना, पोर्तुगल, फ्रांस, और ऊपर है ब्राज़ील, ठीक है। अब जर्मनी। ये चार अगर एक ही ग्रुप में आ जाएगा, तो इनमें से तो कोई दो ही ऊपर जाएगा ना। ग्रुप स्टेज से बाहर नॉकआउट में क्वार्टर फाइनल में कितना जाएगा, दो ही जाएगा। इनमें से हर ग्रुप में से दो दो करके जाएगा। तो इनमें क्या हो गया, दो अच्छे टीम चला गया, और दो और भी जो अच्छे टीम हो सकता था, जो फाइनल खेल सकता था, वो आपस में ग्रुप में लड़के ही बाहर निकल गया। और हाँ। कोई एक ग्रुप ऐसा हो सकता है कि कुछ इजी इजी साउथ, मतलब साउथ अफ्रीका, और मतलब जो इजी टीम है, या फिर जिनको फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, वैसा टीम, वैसा चार टीम एक ग्रुप में आ गया। तो चार में से कोई भी फाइनल में डिजर्विंग नहीं था, या फिर सेमीफाइनल खेलने के लिए या फिर क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए डिजर्विंग नहीं था। लेकिन उनमें से भी वो दो आ जाएगा, कोई दो आ जाएगा ना, मतलब लड़के जो भी लीग टेबल में आगे आएगा, दो आएगा, वो ऊपर Yes, चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रमोट हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ ना रैंडम सैम्पलिंग का। yes, हाँ, yes. यस सर। तो उसके बाद क्या करें? ये सिस्टम है, आप किसी को भी परफेक्ट नहीं बोल सकते हो। रैंडम सैम्पलिंग को अभी कुछ मेरिट्स है, इसका जो मैंने डीमेरिट्स गिनाया, इसका कुछ मेरिट्स भी है। वैसे सिस्टमेटिक का भी कुछ मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी जैसा है, और इसका भी कुछ डीमेरिट्स है। इसका तो मैंने मेरिट्स बता दिया, डीमेरिट्स ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत लेंदी है। जो लंबा जो रिसर्च होता है, थोड़ा अच्छा सैंपल लेके जो करना चाहता है उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो छोटा सैंपल लेके जो काम किया जाता है उनके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ये। ऐसे हर एक के लिए, मतलब क्या होता है कि जैसे कि हर आदमी का एक अच्छा दिक भी होता है, एक बुरा साइड भी होता है, वैसा ही इन सारे का भी अच्छा साइड भी है, बुरा साइड भी है। समझ रहे हो मेरे बात, किसी को परफेक्ट आप नहीं बोल सकते हो कि हर सिचुएशन में मैं इसी को यूज़ करूँगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सर रैंडम सैंपल वन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। हाँ, ये चारों प्रोबेबिलिटी है, मतलब अभी जो तीन मैंने बताया, रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ओके ओके। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी आया नहीं। इसके बाद आता है, क्लियर है ना इतना तक, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें क्लियर है। ये सर क्लियर। Yes. अच्छा, मोनोजीत, ओके 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 दूसरा ओके, कोई मोनोजीत। टेक्निक है जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो? हाँ, कौन सा? जैसे स्ट्रेटिफाइड है तो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, टाइम तो कंज्यूमिंग है, इतना सारा आप ले रहे हो। अब अगर मान लो कि 8 से 12 साल के, 13 से 16, ऐसा करके साल जो आपने, मतलब एज ग्रुप अपने जो डिवाइड किया, उनमें से अगर आपने एक एक सैंपल ले लिया, एक एक करके चार सैंपल टोटल ले लिया, ये तो छोड़ो, ये तो समझाने के लिए है। आपने चार सैंपल ले लिया, तो क्या ही फ़ायदा होगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। 1000 लोगों को चार, 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए चार लोग कभी भी काफ़ी नहीं होता, कभी भी काफ़ी नहीं होता। इसके रिजल्ट सर कितने अच्छे हैं? अब ये तो रिसर्च के ऊपर है, उसके लिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये तो लेकिन मोस्टली मैक्सिमम काफ़ी नहीं चांसेस होगा। क्या है, रिजल्ट अच्छे आते हैं या मतलब सही आते हैं? किसमें?
इसके चांसेस क्या है स्ट्रेटिफाइड सैंपल जो हम लगाते आपके हैं? टॉपिक के ऊपर, आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर, मतलब मेथोडोलॉजी कौन सा यूज कर रहे हो, इसके ऊपर है सारी चीज। ओके सर। ठीक है। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर होता है स्ट्रेटिफाइड का उल्टा। क्लस्टर होता है स्ट्रेटिफाइड का उल्टा। उसमें था देखो, इंटरनली होमोजीनियस, एक्सटर्नली हेटेरोजीनियस। इनमें है इंटरनली हेटेरोजीनियस, एक्सटर्नली होमोजीनियस। कैसे देखो, ये था स्ट्रेटिफाइड, ये था स्ट्रेटिफाइड। चार ग्रुप बनाए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। अब इनसे एक एक करके मैंने चूज कर लिया रैंडमली। ठीक है, ये हो गया क्लस्टर। अब इन चारों का मैंने बना दिया एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? कौन? हेलो, कहाँ पे? तो ये क्या है, चार मैंने ग्रुप बनाया था, स्ट्रेटिफाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉल कर लेते। चार मैंने ग्रुप बनाया था, चार ग्रुप में से रैंडमली एक एक करके पिक कर लिया था, और वो एक एक जो पिक किया था उनको लेके मैं रिसर्च किया था। ये है स्ट्रेटिफाइड। अब क्लस्टर का सीन देखो। क्लस्टर में ऑलरेडी मिक्सड अप है, ऑलरेडी मिक्सड अप है, देखो सारी चीज है ना। कलर दिख रहा है, कलर मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो देखो ऑलरेडी मिक्सड अप है। देखो किसी में दो ये वाला है, ग्रीन, डीप ग्रीन वाला है, एक येलो वाला है, एक वायलेट है। इसमें देखो एक येलो है, एक वायलेट है, एक ग्रीन है, एक रेड है। ऐसा करके देखो चारों में अलग अलग है। तो इनमें क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, चार ग्रुप बना दिया जाता है, जिनमें रैंडमली ये ग्रुप फॉर्म होता है। ये ग्रुप रैंडमली फॉर्म होता है। ठीक है। अब इनके ऊपर ये कोई भी एक ग्रुप लेके इनको हम सैंपल कंसिडर करेंगे। समझ में आया? इनको हम सैंपल कंसिडर करेंगे। इस पे क्या था, पहले हमने अलग अलग सेम टाइप का लोगों को लेके ग्रुप बनाया था, फिर उनसे एक एक दो दो, मतलब जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उन हिसाब से रैंडमली ले लिया, और उनका फिर मैंने रिसर्च किया। उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। ठीक है ना, एक स्ट्रैटा है, ये अलग अलग स्ट्रैटा है। इसको ये एक स्ट्रैटा है, ये दूसरा स्ट्रैटा, स्ट्रैटा, इसको स्ट्रैटा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्लस्टर। ये जो मिक्स ऑफ द मतलब पीपल ओवर, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट टाइप का कल्चर, कम्युनिटी, या फिर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बीच में अगर ग्रुप बनाया जाए उसको बोलते हैं क्लस्टर। समझ में आया? क्लस्टर में मतलब सर सब मिक्सड अप पहले से ही रहेगा। पहले से मिक्सड अप रहेगा, लेकिन कुछ कॉमन मतलब फेनोमेना रहेगा इनमें, कुछ ना कुछ कॉमन फेनोमेना रहेगा इनमें। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक टूरिस्ट कंपनी है। ठीक है ना, कोई एक टूरिस्ट कंपनी होता है ना, जो घूमने ले जाता है कश्मीर, शिमला, या फिर कोई केरल। ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसीज, हाँ। तो ट्रैवल एजेंसीज क्या करते हैं, मान लो कि चार ग्रुप बनाए ट्रैवल एजेंसीज ने। ठीक है, चार ग्रुप बनाए। ग्रुप वन को लेके गया है कश्मीर, ग्रुप टू को लेके गया अंडमान, ग्रुप थ्री को लेके गया लक्षद्वीप, राजस्थान। ग्रुप फोर को लेके गया राजस्थान। ठीक है। अब और भी कर लेते हैं। ग्रुप फाइव को लेके गया, अरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन याद नहीं आ रहा है, सोचो। केरला केरला। केरला, ग्रुप सिक्स। केरला हो गया था, कश्मीर था ये, ओके। और एक बताओ टूरिस्ट प्लेस, कुछ भी। सिक्किम सिक्किम। उत्तराखंड। ग्वालियर। गोवा इज नॉट दैट मच ग्वालियर। टूरिस्ट। तो जो भी हो, एक हो गया कश्मीर, एक हो गया अंडमान, एक हो गया लक्षद्वीप, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया केरला, एक हो गया केरला, एक यूके। हो गया सिक्किम। ठीक है। अब मान लो उन्होंने एक टूर, मतलब टूर वगैरह प्लान करके छह ग्रुप को घुमाने ले गया अलग अलग। ठीक है ना। अब वो चाहता है कि उनका ग्रुप का रेटिंग दे, मतलब वो जो टूरिस्ट क्या बोलते हैं, क्या बोला अभी,
टूरिस्ट प्लेस। ट्रैवल ट्रैवल एजेंसी जो है उनको रेटिंग दे, मतलब वो कैसा काम कर रहा है या फिर कैसा घुमा रहा है लोगों को, उनके ऊपर एक रेटिंग दे, उनके ऊपर सर्वे करना चाहता है वो ट्रैवल एजेंसी। ठीक है ना। तो क्या किया उन्होंने, कश्मीर वालों से, जिन्होंने कश्मीर गया उनसे दो उठा लिया, जो अंडमान गया उनसे दो उठा लिया, ऐसा करके लक्षद्वीप में मान लो, लक्षद्वीप से तीन उठा लिया क्योंकि उनमें लक्षद्वीप में सबसे लोग ज़्यादा लोग घूमने गए थे। राजस्थान से मान लो कि राजस्थान में गया ही नहीं था, दो दो चार लोग गया था राजस्थान घूमने, तो उनमें से एक उठा लिया, ऐसा करके मिक्स करके उठा लिया, दो किसी में तीन किसी में एक, ऐसा करके उठा लिया। ठीक है। अब इनको लेके इनको रेटिंग, इन्होंने जो रेटिंग दिया उनको एनालाइज किया। तो इस टाइप को सैम्पलिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लस्टर क्लस्टर। सैम्पलिंग। समझ में आया स्ट्रेटिफाइड से कितना डिफरेंस है, मतलब कैसे डिफरेंस है। अब इनका जो बोला गया था देखो, इंटरनली हेटेरोजीनियस। इंटरनली हेटेरोजीनियस कैसे है, जो ग्रुप मैंने फॉर्म किया वो क्या है, कोई गया था कश्मीर, कोई गया था कन्याकुमारी, कोई गया था राजस्थान, कोई गया था बिहार। और लेकिन एक्सटर्नली होमोजीनियस कैसे है, क्योंकि सारे ही सेम माँ तारा ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गया था, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गया था। समझ में आया। हाँ आया। तो इस टाइप का जब हम सैम्पलिंग यूज करेंगे उसको बोलेंगे क्या, क्लस्टर। क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है ना। अब देखो इनमें कचरा हो गया, इनमें देखो ग्रीन दो लिया गया, येलो एक लिया गया, ये क्या बोलते हैं वायलेट वाला एक लिया गया। इनमें कुछ डिफरेंट है, इनमें भी कुछ डिफरेंट है। ये जो है ना ये रैंडमली होता है, ये ग्रुप जो मतलब ये क्लस्टर फॉर्म किया गया अलग अलग, ये रैंडमली फॉर्म किया जाता है। ठीक है। इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता है, और वो रैंडमली एक कोई भी एक क्लस्टर को लेके रैंडमली, कोई भी मतलब एक क्लस्टर को लेके आप ये भी चूज कर सकते हो, ये भी ये भी ये भी, तो एक कोई भी एक चूज करके उसको उसके ऊपर रिसर्च करो। समझ में आया, समझ में आया ये चीज। हाँ समझ। Yes, sir. नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या बताया था, जो क्या होता है जिसका मतलब बायसनेस। पॉपुलेशन का, हाँ, बायसनेस आता है कुछ। ठीक है ना। उनका भी कारण होता है, ये भी काम का होता है, ऐसा नहीं है कि ये यूज ही नहीं होता है या फिर इसका कुछ काम नहीं है, इसका भी काम है। तो कब है देखते हैं। कोटा सैम्पलिंग। कोटा मतलब एक कोटा फिक्स कर देना। जैसे कि मान लो मैं एक वही टीम गेम वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, टीम गेम का ऊपर कुछ कर रहा हूँ, और उनमें मैंने किसी कारणवश, मतलब कोई कारण है मेरा, इसीलिए मैंने क्या किया, एक फिक्स्ड कोटा कर दिया कि फुटबॉलर रहेगा, 50% फुटबॉलर रहेगा मेरा सैंपल में, 20% रहेगा हॉकी, और मान लो कि हैंडबॉल वाले रहेगा, हैंडबॉल वाले रहेगा 30%, ऐसा करके मैंने कोटा फिक्स कर दिया। मतलब जो आएगा इनमें ना, वो हो सकता है मे भी रैंडमली आए, मतलब इन 20% या फिर इन 30% या फिर इन 50% में वो रैंडमली आए, लेकिन वो क्या एक फिक्स्ड उनको कोटा मिल जा रहा है ना। फुटबॉलर्स 50%, मतलब अगर मान लो कि 100 स्टूडेंट्स या फिर 100 प्लेयर्स चाहिए तो उनमें 50 फुटबॉलर्स होना चाहिए, ऐसा मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया। हॉकी का होना चाहिए 20 बच्चे, और हैंडबॉल का होना चाहिए 30 बच्चे या 30 प्लेयर्स। तो इस तरफ इस टाइप का जब हम यूज़ करते हैं सैम्पलिंग, तो उसे बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। क्लियर है, क्लियर। हाँ ओके। नेक्स्ट आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। अपने पर्पस के हिसाब से चुन लो, अपने पर्पस के हिसाब से चुन लो। आपको मान लो कि ऐसा कुछ चाहिए कि एक स्टडी कर रहे हो जो कि है पैरा स्विमर्स के ऊपर, पैरा स्विमर्स जो कि है लॉन्ग डिस्टेंस फ्री स्टाइल वाला है, मान लो लॉन्ग डिस्टेंस फ्री स्टाइल वाला। तो ये तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, और ये बल्क नंबर पे भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मेल फुटबॉलर्स हर जगह अवेलेबल है, मेल क्रिकेटर्स हर जगह अवेलेबल है। तो वैसे तो पैरा स्विमर्स अवेलेबल नहीं है। पैरा स्विमर्स वो भी क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला, और वो भी फ्री स्टाइल करने वाला। तो इसके लिए आपने पर्पसिवली चूज कर लिया, आपके किसी को जान पहचान है, मतलब आप जानते हो, या फिर
आपके टच में है वो एथलीट, तो उसको चूज कर लिया आपने। ऐसा होता है पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसके बाद कन्वीनियंस भी पर्पसिव की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, जो आना चाहता है या फिर जो आपके सुविधा के अनुसार हो उस हिसाब से आप ले लो, चूज कर लो। आपने मौका दिया कि मान लो 10 बच्चे हैं, 100 बच्चे, 100 नहीं, 10 ही बच्चे हैं, उनमें से कोई भी 3 चाहिए। तो आपने बोल दिया कि मान लो कि ऐसा कोई टेस्ट है अपने स्कूल में, कुछ स्कूल के बच्चों को लेकर रिसर्च वगैरह करना चाहते हो, तो स्कूल में तो सारे तो फिजिकल एजुकेशन या फिर प्लेयर वगैरह नहीं रहता। तो उनमें क्या किया, अपने आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स अपने 5 को चूज़ कर लिया कि रमेश तुम आ जाओ, जतिन तुम आ जाओ, हर्ष तुम आ जाओ, ऐसा करके 5 को चूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि 20 में से 20 बच्चे आपके स्कूल पे अवेलेबल है और 20 प्लेयर्स नहीं है, दे आर नॉन मतलब प्लेयर्स नॉन प्लेयर्स मिक्सड है। और आपको पता है कि एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको पता है कि कौन कौन 5 स्टूडेंट्स अच्छा है, मतलब प्लेयर एज ए प्लेयर या फिर स्पोर्ट्समैन अच्छा है। तो उन 5 को लेकर ये काम करना चाहते हो, तो तब आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आ जाओ, या फिर वॉलेंटियरली भी आ सकता है वो 5 बच्चे वॉलेंटियरली भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग सेम ही है, एक का मतलब सेम ही नाम है, दोनों का अलग अलग नाम है सेम चीज़ का। फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब वो वाला देखो, तो अभी जो चल रहा है ना बहुत, चेन मार्केटिंग। आप 3 लोगों को जोड़ो, वो आगे जाके 3 लोगों को जोड़ेगा। देखो वो एक टाइप का स्कैम ही होता है वो, हाँ पॉन्जी स्कीम। हाँ हाँ। तो उसको, उसी का कंसेप्ट को ध्यान में रख के समझो इसको, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है। स्नोबॉल कैसे होता है, एक छोटा सा मतलब मान लो एक फील्ड है जो जिसमें बहुत सारा आइस है। अब एक छोटा सा आपने गोला बनाया आइस का, इसको ढकेल दिया। ये क्या होगा, वो रोल ऑन होते 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 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर रोल ऑन होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर रोल ऑन होगा, फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसा करके इसको, इस तरफ का, इस टाइप का सैम्पलिंग को बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये कब मतलब स्पोर्ट्स के केस में रियल मतलब रेयर ही यूज़ होता है, मैंने तो देखा नहीं ऐसा टाइप का कुछ रिसर्च। तो हो भी सकता है, अगर ढूंढूंगा सही से तो मिल जाएगा। लेकिन इसका काम क्या है कि इन्फ्लुएंस बढ़ाना जिसमें काम होता है, या फिर अपना मार्केटिंग वगैरह करना, तो तब काम आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। कुछ भी अगर पेमेंट वगैरह ऐप, अगर नया कुछ ऐप आए ना, तो देखना रेफरल एंड अर्न वाला ऑप्शन देता है। आप उसको रेफर करोगे आप, और अगर आपके लिंक के थ्रू उसने ज्वाइन किया और कुछ एक्टिविटी किया उस ऐप में, पेमेंट वगैरह किसी को कर दिया, फिर कुछ परचेस कर लिया, तो आपको 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये ऐसा मिलेगा। आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। ऐसा होता है ना। फोन पे गूगल पे, फोन पे गूगल पे, हाँ, फोन पे गूगल पे ग्रो। फोन पे गूगल पे। हाँ, फोन पे गूगल पे ग्रो ये सब में होता है, फ्लिपकार्ट में भी अभी दे रहा है। तो ये सब होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब इस टाइप का एग्जांपल है स्नोबॉल सैम्पलिंग, देखो एक इमेज ऐड किया गया। ड्रीम11। वो मैंने यूज़ नहीं किया, पता नहीं मुझे, हो सकता है। तो देखो ये 2 लोगों को ऐड किया, 2 लोग इसने 3 को ऐड किया, इसने और 3 को ऐड किया, इस तीनों ने अगर फिर बहुत सारे लोगों को ऐड किया, ऐसा करके मतलब इन लोगों अगर इन लोग फिर और बहुत सारे लोगों को ऐड करने लगेगा, ऐसा करके बढ़ता ही जाएगा ये ग्रुप। इसने बनाया 2 आदमी से, फिर कितना बढ़ गया, है ना। इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। और एक आता है लास्ट में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब, ये याद रखना ये एस्ट्रिक्स दिया हुआ है इसीलिए क्योंकि इनको एज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कंसीडर किया जाता है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कंसीडर किया जाता है, हरदम नहीं, सिर्फ कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ केस में। ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है, स्टेजेस में डिवाइडेड है, बहुत सारे स्टेजेस पे डिवाइडेड है। आपने मान लो कि हॉकी प्लेयर्स के, हॉकी प्लेयर्स नहीं, मान लो कि कुछ स्पोर्ट्समैन की, कोई एक स्पोर्ट मतलब, जो लोग अच्छे स्पोर्ट्समैन है, मतलब कुछ एक मतलब नेशनल रिप्रेजेंट किया है, उनके ऊपर कुछ करना चाहते हो, कोई कुछ भी स्टडी है करना चाहते हो, तो वो स्टडी का क्राइटेरिया क्या है, आपने पहले लिया इंडिया लेवल पे। अब इंडिया लेवल पे भी डीलिमिट कर दिया उनको
पर्टिकुलर कोई एक स्टेट, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का भी डिलिमिट कर दिया मुंबई, मुंबई का भी डिलिमिट कर दिया अंधेरी, ऐसा करके, ठीक है ना। अंधेरी को भी कोई एक पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी को, मतलब कोई एक वर्ड को डिलिमिट कर दिया। ऐसा करके आपने डिलिमिट किया, एरिया को छोटा करते गया, हर स्टेज में अपने एरिया को छोटा करते गया। लास्ट में आपने किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से, मतलब म्यूनिसिपैलिटी का वर्ड से आपने उठाया 25 लोगों को, उनके ऊपर आपने रिसर्च किया। तो इस तरह का सैम्पलिंग को बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मतलब हर स्टेज में आपने डिलिमिट किया, हर स्टेज में। ये एरिया डेमोग्राफी के हिसाब से ही होता है। ये जब आप कोई एक एरिया डेमोग्राफी या फिर पॉपुलेशन, मतलब एक सर्वे टाइप का करना चाहते हो, उस चीज़ में ही ये यूज़फुल है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, समझ में आया। मतलब मान लो कि कितना लोग लिटरेसी, मतलब लिटरेसी का जो लेवल है उनका ऊपर है, कितना लोग, तो आप नापना चाहते हो। तो उसके लिए आपने पहले इंडिया चूज़ किया, इंडिया को भी डिलिमिट किया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मुंबई, मुंबई के बाद अंधेरी या बांद्रा, कुछ भी। फिर उनके ऊपर जाके और एक पर्टिकुलरली एक एरिया ले लिया, अंधेरी या बांद्रा, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उस पर आपने रिसर्च किया, अपना स्टडी किया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। मतलब तो स्टेज बाय स्टेज हाँ, आकर एक स्टेज पर्टिकुलर एरिया पे कट कट कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज, और भी प्रोमिनेंट करते कर हैं। रहे हाँ हैं हाँ। चीज़ों को। जैसे कि मैप में अच्छा होता है अच्छा। ना, गूगल अर्थ पे देखना, कुछ कोई एक जगह का नाम सर्च करोगे, पहले पूरा ग्लोब दिखाता है, फिर धीरे धीरे उस कंट्री पे जाता है, इस कंट्री पे जाके स्टेट पे जाता है, फिर स्टेट पे जाके पूरा जूम हो के फिर वो जगह दिखाता है। ऐसे होता है ना गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप पे हाँ भी देखना। तो वैसे ही इसका कंसेप्ट है। तो ये था सैम्पलिंग का पूरा जो है कंसेप्ट था, ये सैम्पलिंग का था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये आपको नोट इसीलिए मैंने पहले ही दे दिया क्योंकि थोड़ा पढ़ ना जाके इसको। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वो या तो मुझसे पूछ लेना, गूगल पे देखना, कुछ भी है मुझसे पूछ भी सकते हो कभी भी। ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क। सर रिसर्च मेथोडोलॉजी हर कोई अलग होता है। समझा नहीं मैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी हम्म सब कोई अलग अलग होता है। मेथोडोलॉजी एक बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, बोल सकते हो। मेथोडोलॉजी के अंडर आता है मेथड्स। मतलब मेथोडोलॉजी आप बोल सकते हो एज ए बिग पिक्चर है कि ये हॉलीवुड मूवी है या बॉलीवुड मूवी है या टॉलीवुड मूवी है, ऐसा। और जो मेथड होता है वो है कि राजकुमार ईरानी का फिल्म है या फिर महेश भाट का फिल्म है, किसका फिल्म है, समझ में आया। ओके। मतलब यस सर। मेथोडोलॉजी जो है वो ऐसा हो सकता है कि क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, इस हिसाब से आप बांट सकते हो मेथोडोलॉजी को। मेथड्स को कैसे, सर्वे, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो, ऐसा टाइप का बांट सकते हो। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आता है एरर। दो टाइप का एरर होता है रिसर्च पे, एक होता है रैंडम, एक होता है सिस्टमेटिक। ठीक है, नाम सुन के ही पता चल जाएगा। देखो रैंडम क्या है, रैंडम एरर ऑकर्स इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, जो आपके कंट्रोल पे नहीं है। लेकिन सिस्टमेटिक क्या होता है, रिमेन सेम, मतलब सिस्टमेटिक इज अ कांस्टेंट एरर विच रिमेन सेम फॉर द ऑल मेजरमेंट। मतलब ये क्या है रैंडम एरर, मान लो कि कुछ ऐसा जो कि आपके कंट्रोल पे नहीं है, जैसे कि एनवायरनमेंट का चेंज होना, ये आपका कंट्रोल पे नहीं है ना। जैसे कि मान लो कि आप एक रूलर, आप एक स्टील का स्केल यूज़ कर रहे हो, स्टील का स्केल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। स्टील का स्केल होता है 30 सेंटीमीटर, जो बड़ा स्केल होता है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ कर रहे हो। अब उनमें क्या है, हीट, हीट बढ़ने के कारण इसका भी एनलार्जमेंट होगा। हीट के कारण मेटल एनलार्जमेंट होता है ना, कोई भी चीज़ एनलार्ज होता है ना। तो इसके लिए क्या होगा, वो स्केल का भी लेंथ बढ़ गया तो मेजरमेंट गलत देगा। मतलब ये बहुत एक्यूरेटली सोचो इसको। हमारा जो कॉपी में जो लाइन खींचते हैं उसके लिए तो छोड़ दो, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत एक पर्टिकुलर चीज़, बहुत ही मतलब एक प्रिसाइज चीज़ है, उनके लिए तो वो गड़बड़ रिजल्ट देगा। इसको अगर डीप, इस स्केल को ही अगर डीप फ्रीज में रख दो तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, वो कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, है ना इसको, है कि नहीं। और वो अगर हीट पे दे दो आप,
गैस के सामने रख दो, मतलब बर्नर के सामने रख दो तो वो एनलार्ज हो जाएगा, या फिर धूप में रख दो दोपहर में, एनलार्ज करेगा। ये होगा कि नहीं? तो इसके लिए जो रीडिंग्स वगैरह है वो भी इफेक्ट करेगा। समझ में आया? हाँ। तो इस टाइप का एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। आपके ये हाथ पे नहीं था, ये आपका हाथ में नहीं है, इस टाइप का एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है। अब और एक होता है सिस्टमेटिक एरर, जो आप कंट्रोल कर सकते थे लेकिन आपका नेग्लिजेंसी या फिर कुछ भी बोलो, लैक ऑफ नॉलेज, इसके लिए वो गलत शो कर रहा है, मतलब जो रिजल्ट दे रहा है वो गलत दे रहा है। जैसे कि वेट मशीन, जो मैनुअल वेट मशीन होता है, इनके ऊपर देखना, यहाँ पर एक स्विच रहता है, देखना एक व्हील रहता है छोटा सा। उससे क्या होता है, जो जीरो होता है, जीरो को हम एडजस्ट करते हैं, जीरो का पॉइंट को देखा है कभी? जो वेइंग मशीन होता है, उनके ऊपर एक व्हील रहता है छोटा सा, उसको घुमा के हम जीरो को एडजस्ट करते हैं, जीरो को बीच पे लाते हैं। मान लो कि वो पहले से ही घुमा हुआ है, इस साइड घुमा हुआ है, तो क्या हो गया, 2 किलो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, मतलब 2 से ही शुरू होगा उसका उसका वेट जो ले रहा है 2 से ही शुरू हुआ। और मान लो कि किसी का वेट है 64 किलो, उसने चढ़ दिया तो उसका 66 दिखाएगा, और आपने 66 को लेके अपनी रिसर्च का पूरा चीज़ कर लिया, उतना मतलब सबका 2 2 2 किलो, 2 किलो 2.5 किलो सबका बढ़ गया, तो क्या होगा, फॉल्टी रिजल्ट देगा ना एक। तो आपने क्या किया, कैलिब्रेटेड, प्रॉपर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया, जो ऑपरेटर्स है वो कैलिब्रेटेड नहीं था, मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं था। तो ये सब एरर है, क्या किस में आता है, सिस्टमेटिक में आता है। और रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडमली हो जाता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं था वो रैंडमली होता है। ठीक है, समझ में आया? ये सर, जैसे लिमिटेशन और डिलिमिटेशन। लिमिटेशन डिलिमिटेशन हम एरर को कम करने के लिए करते हैं। लिमिटेशन तो छोड़ो, जो आपके पास, जो आपके हाथ में ही नहीं है। डिलिमिटेशन हम डिलिमिट क्यों करते हैं, क्योंकि जो, मतलब एक्चुअली जो सैंपल है उसको मिले, मतलब जो हमें चाहिए उस सैंपल को एकदम मोस्ट एक्यूरेटली, प्रोमिनेंटली जो सैंपल हमें चाहिए उसी को मिले, इसीलिए हम डिलिमिट करते हैं। लेकिन ये एरर की बात है, समझ में आया? एरर मतलब गलती, रिसर्च पे गलती। मोस्ट प्रोबेबली ये डेटा कलेक्शन पे ही होता है, मतलब मोस्ट कन्वीनियंटली ये डेटा कलेक्शन में ही ये सब एरर होता है। आपने किसी का 100 मीटर का टाइमिंग लेना है, आपने सही समय पे स्टॉप वॉच दबाया नहीं, ऑन नहीं किया, या तो आगे कर दिया या फिर बाद में किया उसका स्टार्ट लेने के, या फिर जब फिनिश कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि किस टाइम पे स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है, रोकना है उसको। उसको मतलब बाल जब क्रॉस कर जाए, तब उसका सर जब क्रॉस कर जाए, उसका टॉर्सो जब क्रॉस कर जाए, या फिर वो फुल्ली क्रॉस कर जाए, या फिर वो जो विक्ट्री का जो रिबन होता है वो लेके दौड़ जाए, तब कब करना है। ये अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर ये सब एरर होगा, ये सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। और रैंडम एरर कब होता है, आपने दौड़ाया, सेम ट्रैक पे सेम सब कुछ दौड़ाया, उनको मान लो कि जो क्या बोलते हैं, जो एथलीट है, उनका कुछ मेंटल डिस्टरबेंस है उस दिन, या फिर कुछ ऐसा कुछ खाया जिसके बाद, मतलब जिससे उसका शरीर में कुछ अनईजी फीलिंग हो रहा है, तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ये सब है रैंडम एरर, आता है सब रैंडम एरर में होता है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हेलो। यस सर। ये सर। ठीक है, तो ये इसके मतलब आज इतना ही। इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस का टाइप्स देख लेंगे, टेस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। और एक रह गया ये वाला पार्ट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव एंड एम्पिरिको इंडक्टिव, वो वाला पार्ट, ये वाला कल कवर कर लेंगे। ठीक है, आज ये जाके पढ़ना, इसके बारे में थोड़ा देखना, सैम्पलिंग के बारे में एमसीक्यू सर्च करना, मैं तो एमसीक्यू कराऊंगा, फिर भी सर्च करना, करने की कोशिश करना। ठीक है, यूजीसी नेट लिख के सैम्पलिंग। टाइप 1 या टाइप 2 एरर, तो ये बहुत एरर ही है। टाइप 1 टाइप 2 एरर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है, इस टाइप का ये अलग टाइप का एरर है, वो अलग टाइप का एरर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन था तो बोलो, टाइप 1 टाइप 2 एरर से। ये सैम्पलिंग एरर ना?
ये सैम्पलिंग मतलब वो डेटा कलेक्शन का एरर है, सैम्पलिंग एरर भी बोल सकते हो, हाँ मतलब सैंपल रिलेटेड जो जो एरर हो सकता है वो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 8:45 में। ठीक है, एट 8:45 क्लियर। ठीक है। ओके चलो भाई, गुड अच्छा, गुड नाइट।